सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के तहत जो गद्य खंड है उसके हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने पद्य खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लिए थे और अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे पहले इसको ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले देख लेते हैं अपने गद्य खंड में कौन कौन से पार्ट हैं। पार्ट 10 है, 11 है, 12, 13, 14, 15 ये नए पाठ्यक्रम के हिसाब से महादेवी वर्मा का भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र लगा हुआ है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन निबंध लगा हुआ है। धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे संस्मरण लगा हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लगी हुई है, पहलवान की ढोलक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है, सीरीज के फूल। और भीमराव अंबेडकर जी के एक भाषण का अंश है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि पाठ कौन सा है, उसकी विधा कौन सी है और उसके लेखक कौन है। पाठ 10 से हम शुरू कर रहे हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र। सबसे पहले ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ भले ही मैंने एक एक लाइन में उनको हल करवाया लेकिन आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्तिन पाठ का लिख दें यहाँ। भक्तिन पाठ का लेखक कौन है और ये किस विधा में लिखा गया है। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट। भक्तिन पाठ में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा है, तो भक्तिन को कहा है क्योंकि लड़कियां उसके पैदा हुई थी। भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच कैसा संबंध था, इनके बीच सेवक और स्वामी का संबंध था। भक्तिन का मूल नाम क्या था और भक्तिन नाम किसने दिया था। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था और भक्तिन नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया था। भक्तिन को सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाला बताया है, हनुमान जी से स्पर्धा करने वाला बताया है। भक्तिन का चूड़ा कर्म का मतलब अपने सिर के बाल वो सप्ताह के किस दिन साफ करती थी, तो बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन। भक्तिन को कारागार कैसा लगता था, यमलोक के समान वो कारागार लगता था। भक्तिन के कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी। लघुतरात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। भक्तिन को नौकर कहना असंगत क्यों है, मेरे ब्राह्मण की भी एकांत सातिन भक्ति नहीं रही, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। और जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है, कैसे। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कथन में क्या अर्थ छिपा हुआ है उसको स्पष्ट करना है। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, इसका क्या भाव है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। भक्तिन ने किस रहस्य का उद्घाटन करके महादेवी जी को आश्चर्यचकित कर दिया था। और भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, कथन के अनुसार भक्तिन में कौन कौन से दुर्गुण थे। ये आपके प्रश्न लघुतरात्मक बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरी में देखिए, भक्तिन पाठ में किन किन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है। समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, भक्तिन पाठ में घटित घटना के आधार पर समझाना है। और भक्तिन को कारागार कैसा लगता था, उसने कारागार जाने का विचार क्यों किया। भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया, देहाती यानी ग्रामीण परिवेश की, कैसे, कथन के आधार पर बताइए। लेखिका और भक्तिन के बीच किस प्रकार का संबंध था। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि आज मैं अधिक देहाती हूं पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, कथन में क्या भाव छिपा हुआ है। 11वां पाठ जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट।
बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। भगत जी चूर्ण से प्रतिदिन कितने पैसे कमा लेने पर शेष चूर्ण बालकों को मुफ्त दे देते थे? 6 आने। और चूर्ण बेचने का काम करते थे कौन? चूर्ण बेचने का काम कौन करते थे? ये करते थे भगत जी। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। बाजार को सार्थकता कौन मनुष्य देता है? जो जानता है कि उसे बाजार से क्या लेना है या बाजार से जरूरत की चीजें खरीदने वाला आदमी बाजार को सार्थकता दे सकता है। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है? आंखों की राह पर वो काम करता है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली नहीं हो तब हमें बाजार जाना चाहिए, ताकि उल्टी सीधी चीजें हम नहीं खरीदें। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? जरूरत के समय काम आने में। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक आमंत्रण होता है। और बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर के गर्व में अनावश्यक खरीदारी करने वाले व्यक्ति, जो नहीं जानते कि उनको क्या खरीदना है, वो बाजारूपन बढ़ाते हैं। और बाजारूपन का क्या मतलब होता है? बाजारूपन का मतलब होता है कपट। बाजार के जादू का असर कब खूब होता है? जब मन खाली होता है तब उसका असर खूब पड़ता है। लेखक ने शोषण करने वाले बाजार के अर्थशास्त्र को क्या कहा है? अनीति शास्त्र कहा है। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है और कैसे? बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है और कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? भगत जी के व्यक्तित्व से आपको क्या सीख मिलती है? बाजार दर्शन निबंध में परचेजिंग पावर किसे कहा गया है? लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर चलता है और किस पर नहीं चलता है? और चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था? या फिर इसको ऐसे पूछ सकते हैं कि बाजार के उत्तम से उत्तम मार्ग के प्रति भी भगत जी के मन में कोई अप्रीति क्यों नहीं है? बाजार को मायावी तथा अनीति शास्त्र क्यों कहा गया है? और बाजार दर्शन निबंध में पैसे की व्यंग्य शक्ति किसे कहा गया है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बन सकते हैं? लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा है, क्यों? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर समझाना है। और बाजार दर्शन निबंध का मूल प्रतिपाद्य लिखना है। और चूरण वाले भगत जी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? और बाजार में एक जादू है, इस कथन को बाजार दर्शन पाठ में आए उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए 12वां पाठ है धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे, विज्ञान और विश्वास के अंतर्द्वंद्व को लेकर के पाठ लिखा गया है। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन है और ये पाठ किस विधा में लिखा गया है? इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं और ये पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। काले मेघा पानी दे पाठ में किसका चित्रण है? लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार लेखक किस सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा का वो उपमंत्री था। इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली। लेखक इंद्रसेना को मेंढक मंडली कहकर के बुलाता था। इंद्रसेना पहला जयकारा किसका लगाती थी? गंगा मैया का। लेखक के अनुसार अंग्रेजों से पिछड़ने और उनका गुलाम बनने का क्या कारण है? अंधविश्वास। और जीजी ने दान के बारे में क्या कहा? बिना त्याग दान नहीं होता, दान में त्याग का भाव होना चाहिए। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी राजा भी ऐसा हो जाएगा, इसको समझाना है। जीजी ने मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए? इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंद्रसेना को लेखक क्या कहता था और क्यों कहता था? अनावृष्टि के कारण गांव की कैसी हालत हो रही थी? काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है? क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? तर्क सहित लिखना है। और जीजी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, जीजी के त्याग और दान संबंधी जो विचार थे उनको लिखिए। काले मेघ का पानी दे शीर्षक निबंध का मूल भाव लिखिए। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, कथन में क्या व्यंजना की गई है। काले मेघ का पानी दे पाठ के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने के क्या क्या कारण बताए हैं। और काले मेघ का पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की जो दशा हुई उसका वर्णन करना। 13वां पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु का, पहलवान की ढोलक कहानी है। पहलवान की अदम्य जिजीविषा और संघर्ष करने की प्रवृत्ति का यहाँ उल्लेख हुआ है। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्धि किस कारण से है? आंचलिक उपन्यासकार और कथाकार के कारण। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मेला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था। चटाक चटदा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या अर्थ है? उठाकर पटक दे। ढोलक पहलवान को कह रही है लुट्टन सिंह को कि अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटक दे। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्यविहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी या कहाँ से आती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज जो है उन मृत लोगों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। पहलवान की ढोलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह पहलवान। और लुट्टन सिंह पहलवान के गांव में कौन सी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा। लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था? ढोल को या ढोलक को, इंपॉर्टेंट है। और लुट्टन सिंह को पाल पोस कर किसने बड़ा किया? उसकी विधवा सास ने। पहलवान की ढोलक कहानी के अनुसार मेले का आयोजन किस जगह हुआ? श्यामनगर में मेले का आयोजन हुआ था और इसी मेले में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हराया था। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? चांद सिंह। राजा साहब की मृत्यु के बाद नए राजकुमार के आते ही दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन सिंह जिजीविषा का अद्भुत नायक है, कैसे समझाना है। और लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था और क्यों? लुट्टन सिंह पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लुट्टन सिंह के चरित्र की 4 विशेषताएं लिखिए। गांव में महामारी फैलने के बाद लोगों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी और कैसे? या ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा? कारण सहित लिखिए। और उसने क्षत्रिय का काम किया है। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए और क्यों कहे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। दूसरा प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है, कैसे। महामारी फैलने के बाद गांव के लोगों की क्या स्थिति हो गई थी, लिखिए। और पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। इसके बाद देखिए 14वां पार्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज के फूल ललित निबंध है। लेखक ने सीरीज को क्या कहा है? कालजयी अवधूत का, इंपॉर्टेंट है। सीरीज किसकी भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार कर रहा है? कालजयी अवधूत की भांति। सीरीज के फूल निबंध के लेखक कौन है और ये किस संग्रह से उद्धृत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं और ये उनके निबंध कल्पलता से उद्धृत है। सीरीज के फूल निबंध के अनुसार जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक 2 सत्य कौन से हैं? जरा और मृत्यु, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु। सीरीज का पेड़ कहाँ से अपना रस खींचता है? सीरीज का पेड़ वायुमंडल से अपना रस खींचता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है? पंक्ति में अवधूत किसके लिए आया? बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के लिए अवधूत शब्द आया है। सीरीज के फूल कौन सी ऋतु में खिलते हैं? वसंत ऋतु में खिलते हैं और आषाढ़ तक ये खिले रहते हैं। सीरीज के फल व फूल कैसे होते हैं?
फल तो कठोर होते हैं और फूल कोमल होते हैं। संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकली है? अवधूतों के मुंह से निकली है। पाठ के अनुसार अनासक्त कवि कौन कौन है? कबीर है, कालिदास है, पंत है और रविन्द्रनाथ टैगोर। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है? शिरीष के फूल निबंध में लेखक ने शिरीष के माध्यम से क्या संदेश दिया है? लेखक के मन में शिरीष को देखकर हूक क्यों उठती है? शिरीष के फलों व फूलों में क्या अंतर है? शिरीष के वृक्ष तथा कबीर और कालिदास में लेखक ने क्या समानता देखी और क्यों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को शिरीष के समान क्यों बताया? या कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए, लिखिए। और शिरीष के फूल निबंध में लेखक ने शिरीष के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं बताई है, वो लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए, शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की उसे स्पष्ट कीजिए। लेखक ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है, स्पष्ट करें। हाय वे अवधूत आज कहाँ है? ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे? गांधी जी का उल्लेख करना है इसमें। शिरीष के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है? जो शिरीष के फल होते हैं बहुत कठोर होते हैं, आसानी से जगह नहीं छोड़ते हैं। और दरा को प्रमाण यही जो फरासो जरा और जो बरासो बुताना, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? जो आया है जो जाएगा, मृत्यु शाश्वत है। 18वां पाठ देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनका भाषण है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण किसके रूप में तैयार किया गया? ये 15वां पार्ट है, 18वां नहीं है, नई किताब के हिसाब से 15वां है। किसके रूप में तैयार किया गया? जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का अनुवाद जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? लल्लई सिंह यादव ने। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण कब तैयार किया गया? 1936 में। श्रम विभाजन को किसका दूसरा रूप माना जाता है? जाति प्रथा का। फिर आगे देखिए, पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किस समस्या का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी का। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? ये स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। लेखक से लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र का मतलब केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, भाईचारे का दूसरा नाम ही लोकतंत्र है। समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? सभी को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाने चाहिए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक है। अगर हम क्षमताएं डेवलप कर देंगे तो वो अपने पैसे का स्वयं ही चुनाव कर लेंगे। जाति प्रथा को किस प्रकार की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है? आने जाने की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है। जातिवाद के पोषक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं? ये जो समर्थन करने वाले लोग हैं ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, वे श्रम विभाजन के आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं। जाति प्रथा के पोषक किस प्रकार की स्वतंत्रता पर जल्दी तैयार नहीं होते हैं? वो मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता पर जल्दी तैयार नहीं होते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, कैसे? और जाति प्रथा से समाज को क्या क्या आर्थिक हानि होती है, इम्पोर्टेंट है। और श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा के क्या क्या दोष माने गए हैं? लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? गुलामी की दासता।
डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मनुष्य की क्षमता किस किस पर निर्भर करती है? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का एक कारण बनती है, कैसे? और जन्मजात धंधों में कार्यरत युवक कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समता का औचित्य से क्या अभिप्राय है? और भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें समझानी है। और जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर जी के क्या क्या तर्क हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आरओ गद्य भाग के। वीडियो पसंद आता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।